Hello and welcome to another episode of Legal Curiosity. Hope you guys are safe and healthy. आज हम लोग बात करेंगे डॉटर्स राइट इन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग को पता है कि पहले डॉटर्स को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता था। बहुत सारे लॉज थे जो ये इशू को डील करते थे। डॉटर्स मैरिड हो गए तो वो प्रॉपर्टी में क्लेम नहीं कर सकते, अनमैरिड हैं तो प्रॉपर्टी में एब्सोल्यूट राइट नहीं हुआ करता था। एक ऐसा भी लॉ था हिंदू वुमेन्स राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट 1939 का, जहाँ पे विडो को लिमिटेड राइट मिलता था बट एब्सोल्यूट राइट नहीं मिलता था। यानी कि वो प्रॉपर्टी को एंजॉय तो कर सकते थे लेकिन एलियनेट नहीं कर पाते थे या फिर उसको बेच नहीं सकते थे। डॉटर्स पहले बस मेंबर्स ऑफ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होते थे और सन्स मेंबर्स और को पार्टनर्स दोनों होते थे। 2005 में हिंदू सक्सेशन एक्ट में अमेंडमेंट आने के बाद बहुत सारे चेंजेस आए और डॉटर्स को इक्वल राइट मिला। यानी कि ये अमेंडमेंट एक्ट लागू होने के बाद से एक बेटी का एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट जन्म होने से ही आ जाता है। एक डॉटर को भी को पार्टनर का दर्जा मिल गया, तो चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि डॉटर भी एक को पार्टनर है। कर्ता या फिर जिसको हम मैनेजर ऑफ ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली कहते हैं, अब एक बेटी भी हो सकती है। नेक्स्ट देखते हैं इंसिडेंट्स ऑफ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी कि एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी के बारे में थोड़ा और अच्छे से जानते हैं। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी 4 जनरेशन पुराना हो सकता है। ये प्रॉपर्टी अनडिवाइडेड होना चाहिए। अगर ये प्रॉपर्टी का पार्टीशन हो गया है तो वो फादर का सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी कहा जाएगा। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में एक चाइल्ड का राइट बर्थ से ही आ जाता है। प्रॉपर्टी जो डिवाइड होता है वो जनरेशन वाइज होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके ग्रैंडफादर के 3 बेटे थे और उनके पहले बेटे के 2 बच्चे और उनके दूसरे बेटे के 3 बच्चे और उनके तीसरे बेटे के 4 बच्चे थे, तो जब आपका जनरेशन प्रॉपर्टी डिवाइड करेगा तो वो प्रॉपर्टी का 9 पार्ट नहीं होगा, वो पहले 3 पार्ट होगा आपके भाई, आपके पापा और उनके भाई में। फिर उसके बाद जो आपके पापा के पास जो प्रॉपर्टी आएगा वहां से आपके जनरेशन में वो फिर डिवाइड होगा। नेक्स्ट देखते हैं कब डॉटर्स अपने फादर की प्रॉपर्टी क्लेम कर सकती है और कब नहीं कर सकती है। पहला केस है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का। Before 2005, only sons had a share in such property. After the 2005 amendment, it was changed. Reason, हम लोग ऊपर देख चुके हैं कि डॉटर के राइट उसके पैदा होने के टाइम ही आ चुकी रहती है, तो फादर उसको और चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो उनका सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी नहीं है। सेकेंड जो केस है, if property has been self acquired by father. In the case of a self-acquired property, that is where a father has bought a piece of land or house with his own money, a daughter is on weaker grounds. The father in this case has the right to give the property or will it to anyone he wants, and the daughter will not be able to raise an objection. For that matter, even a son cannot raise an objection in this case. Ancestral property अगर पार्टीशन हो के फादर के नाम आ जाता है तो वो प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी के कैटेगरी में आ जाएगा। इफ फादर डाइज इंटरस्टेट, इंटरस्टेट मतलब फादर डेथ से पहले कोई विल नहीं बनाए थे। इफ द फादर डाइज इंटरस्टेट, दैट इज विदाउट लीविंग अ विल, all legal heirs have an equal right to the property. It means that a daughter also has an equal right to a share in her father's property. चौथा केस है if daughter is married. 2005 अमेंडमेंट से पहले डॉटर्स को को पार्टनर्स नहीं माना जाता था। They were considered only members of the Hindu undivided family. 2005 के बाद डॉटर्स को को पार्टनर का दर्जा मिल गया तो उनका मैरिटल स्टेटस इररिलेवेंट हो गया उनके प्रॉपर्टी राइट्स के इश्यू में। पांचवा है इफ डॉटर वाज बोर्न और फादर डाइड बिफोर 2005। 9 सितंबर 2005 को जब अमेंडमेंट एक्ट एनफोर्स हुआ तो ये क्लियर हो गया कि इस डेट से पहले कोई डॉटर अगर बर्थ ली है तो उसको भी अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट है।
पर अगर 9 सितंबर से पहले उनके फादर का डेथ हो गया है तो वो डॉटर को और राइट नहीं था। पर 11 अगस्त 2020 को विनीता शर्मा वर्सेस राकेश शर्मा के केस में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि डॉटर्स के पास भी को-पार्सनरी राइट्स है, इवन इफ 2005 का अमेंडमेंट एक्ट आने से पहले उनके फादर का डेथ हो गया है। Backing women's right in ancestral property, the Supreme Court quoted, "Once a daughter, always a daughter." It does not matter if the daughter was born before or after 9 September 2005, when the amendment to the act was carried out. She will have the same rights as a son to the father's property, be it ancestral or self-acquired, irrespective of her date of birth. We have our law students booster here. It's about unobstructed heritage. The Supreme Court noted about the section 6 of the Hindu Succession Act that it gives an unobstructed heritage, that is a right by birth to the daughter, noting that a co-partner's father need not be alive on 9 September 2005. Co-partner right is by birth. Thus, it is not at all necessary that the father of the daughter should be living as on the date of the amendment, as she has not been conferred the rights of the co-partner by obstructed heritage. Obstructed heritage is a property inherited by a Hindu from a person other than his father, grandfather, or great-grandfather. However, the Supreme Court clarified that the daughter born before 9 September 2005 can only claim her rights with effect from the date of the amendment, and any transaction relating to the property before 20th December 2004, when the bill was tabled before Rajya Sabha, will not be disturbed. यानी कि पहले से जो भी खरीद बिक हो गई है उसमें और कोई चेंजेस नहीं हो सकता, उसमें डॉटर्स का कोई राइट नहीं है। 2004 से पहले जो ट्रांजैक्शंस हो गया है उसमें कोई क्लेम नहीं है डॉटर्स का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।